हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 कर रही हैं। इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड यानी कि लास्ट ही लेक्चर है। चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस और एरर्स। देखो, पहले वाले चैप्टर में हमने सीखा था, पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या होती हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस को बनाते समय किन किन बातों की ध्यान रखना होता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सीखा है। इसका ये हमारा सेकंड या लास्ट लेक्चर है और इसमें हम ये देखेंगे कि जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हमारा उसका उद्देश्य क्या होता है, अशुद्धियाँ निकालना। तो जो अशुद्धियाँ यानी कि एरर होती है वो कितने टाइप की एरर होती है, तो इसके अंदर हम एरर के बारे में जानेंगे कि एरर कौन कौन सी होती है, किस टाइप की होती है, किस तरीके से उनको खोजा जाता है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसी एरर से रिलेटेड रहेगा, स्टेप टू लोकेट और डिटेक्ट द एरर। यानी कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि एरर को किस किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ एरर। सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जो है तब बनाते हैं जब जो हमारा अकाउंट है वो मिलता नहीं, तो जो डिफरेंस होता है उसको एक नए अकाउंट ओपन करके, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसमें डाल दिया जाता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख देते हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में विद इलिस्ट्रेशन। और एक इलिस्ट्रेशन की हेल्प से हम इसमें सीखेंगे कि ये जो है ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो देखो, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अशुद्धियों का पता लगाने या खोजने की प्रक्रिया, प्रोसेस। ये जो है स्टेप टू लोकेट और डिटेक्ट द एरर। किस किस तरीके से आप अशुद्धियों को डिटेक्ट करोगे। डिटेक्ट कब करना पड़ता है, जब आपका ट्रायल बैलेंस मिलता नहीं है, तो जिन एरर्स के कारण आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है तो उन्हें खोजने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो अशुद्धियों को खोजने के लिए एक के बाद एक निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं और वो कदम कौन कौन से हैं। पहला 10 पॉइंट्स है, ये ध्यान रखने आपको, ठीक है। इसका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर तक आएगा। पहले 4 आप कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। और बाकी अभी तक इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी आप इसको लर्न कर लेना, समझ लेना। आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में अगर मान लेते हैं कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब क्या है, अशुद्धि है। तो अशुद्धि को डिटेक्ट कैसे करना है। पहला पॉइंट, तलपट के डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट के जो खाने हैं उनके टोटल की दोबारा जांच करेंगे। पहले नंबर पे जो टोटल आया हमारा डेबिट का और क्रेडिट का, उसका टोटल चेक करेंगे। हो सकता है अपने टोटलिंग में गलती कर रखी है। सेकंड नंबर पे अगर टोटलिंग आपकी ठीक है तो फिर आप देखोगे कि तलपट के दोनों पक्षों के अंतर की राशि ज्ञात करनी है, देखना है कि डिफरेंस कितना है। इसके बाद आपको जो आपकी सब्सिडरी बुक होती है उसमें जांच करके ये पता लगाना है कि उतनी ही राशि किसी खाते में खतौनी रहने से तो नहीं छूट गई है। हो सकता है उतनी अमाउंट की आप पोस्टिंग करना ही भूल गई हो। जैसे यदि अंतर की राशि 3200 है तो सारी 3200 वाली जो भी एंट्री है जिसमें 3200 लिखे वो सारी एंट्री चेक करोगी, जिसे आपको ये पता चल जाएगा कि इन सभी की पोस्टिंग हो गई है या नहीं है। अगर फिर भी आपको एरर नहीं मिलती है तो थर्ड पॉइंट पे क्या करोगे, अंतर की राशि का आधा कर लोगे और ये देखना है कि अंतर की राशि की आधी राशि किसी खाते के गलत साइड में तो लिखी नहीं गई है। उदाहरण के लिए कैसे ढूंढेंगे, यदि तलपट के डेबिट पक्ष का योग 3200 है, ज्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि 1600 की कोई क्रेडिट जो मद थी किसी खाते के डेबिट साइड में होगी। यानी कि एक तो डेबिट में होनी चाहिए थी और दूसरी क्रेडिट करने की बजाय उसको डेबिट कर दिया, तो कितना हो गया, 3200 जो है ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, अगर फिर भी नहीं मिलती है तो तलपट के अंतर की राशि को, जो भी डिफरेंस आता है उसको 9 से डिवाइड करके देख लेना चाहिए। अगर अंतर की राशि जो भी डिफरेंस है अगर पूरा डिवाइड हो जाता है 9 से, तो समझ लेना कि अंकों के उलट पलट होने के कारण मिस्टेक हुई है। उदाहरण के लिए यदि 47 की जगह 74 लिखा जाए तो डिफरेंस कितना आएगा, 27 जो है 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार एक और मिस्टेक हो जाती है, कई बार
किसी रकम के आगे जीरो बढ़ जाती है या फिर कम कर देती है। अंतर की राशि पूरी से भाग हो जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण के लिए यदि 13 लिखा हुआ है, 13 नहीं है यहाँ पे 13 है लिखा हुआ है, इस 13 की जगह एक जीरो और लग जाए तो 130 हो जाएगा। तो अंतर कितना आएगा? 117। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको पता चल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है, यदि तलपट में अंतर पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या मतलब 10, 1, 10, 100, 1000 इस तरह से हो, तो समझ लेना चाहिए कि या तो सहायक बहियों में या खातों के जोड़ लगाने में या जोड़ को आगे ले जाने में कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। सिक्स्थ है, खाता बही की सहायता से आपको ये जांच करनी चाहिए कि प्रत्येक खाते का शेष बैलेंस, कैश, बैंक बैलेंस तलपट के सही साइड में लिखा गया, सही साइड और सही राशियों, अमाउंट भी सही लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। ये जांच करनी चाहिए कि पिछले वर्ष की स्थिति विवरण में सभी अंतिम शेष ठीक आगे लाए गए हैं। कई बार ये भी हो जाता है, पिछले वर्ष के जो थे ना, जो आपने ओपनिंग एंट्री की थी, जो ओपनिंग बैलेंस होती है, वो आप क्या सही लाए हो या नहीं लाए। अगर वो गलत हो गए तो भी गलत हो सकती है। उन राशियों की भी अब जांच करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से नहीं लिखी, जिसमें कटिंग है, ओवर राइटिंग है या फिर धुंधली दिखाई दे रही है, ऐसी आइटम को भी आपको चेक कर लेना चाहिए। नाइन्थ है, यदि तलपट में बहुत ज़्यादा अंतर हो तो किसी खाते का शेष तलपट में लिखने से भी छूट सकता है। इसके लिए वर्ष के तलपट और इस पिछले वर्ष के तलपट और इस वर्ष के तलपट का मिलान करना चाहिए, पिछले वर्ष का और इस वर्ष के ट्रायल बैलेंस का मिलान करना चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस खाते में जो राशि है वो लिखने से छूट गई है, अंतर का पता चल जाएगा। 10th है, यदि उपरोक्त अगर ये 9 तरीके अपनाने के बाद भी आपको मिस्टेक नहीं मिलती है तो फिर क्या करोगे? प्रत्येक प्रविष्टि की खतौनी की यानी कि जो पोस्टिंग है उसकी दोबारा जांच करनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे स्टेप टू लोकेट द एरर। अब बढ़ते हैं हम एरर के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, एरर, टाइप्स ऑफ एरर, अशुद्धियों के प्रकार, ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने लिख दिया कि ये 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपके पेपर में आ ही गया, समझो। इस चैप्टर में से सभी अशुद्धियों को दो वर्गों में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। जितनी भी एरर्स होती है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को तो हम कहते हैं, ए और बी 2 पार्ट बनाए हमने, ध्यान रखना। तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां अथवा तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियां। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है। सेकंड वे एरर होती है जो तलपट पर प्रभाव नहीं डालती। तलपट पर प्रभाव न डालने वाली अशुद्धियां या तलपट द्वारा प्रकट आएगा, तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियां, तलपट द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धियां। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि जो आपकी एरर होती है वो 2 टाइप की होती है। एक भी होती है जिनका हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है, ट्रायल बैलेंस के द्वारा हमें पता चल जाता है, वो अफेक्टेड करती है, ट्रायल बैलेंस को गड़बड़ा देती है। दूसरी वे एरर होती है जो एरर होती है पर उसका ट्रायल बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, एरर होते हुए भी ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मिल जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पर 2 तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां और ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव न डालने वाली अशुद्धियां। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां या तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी है। तो एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, देखो यदि तलपट नहीं मिलता है तो इस बात को सूचित करता है कि कुछ अशुद्धियां ऐसी रह गई है जिससे तलपट के मिलान पर प्रभाव डालता है। ठीक है, जो अशुद्धियां खाते की जांच जब आप करोगे तो उससे क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी, तो इससे प्रकट हो जाएगी।
और उन्हें तलपट से प्रकट होने वाली जो आप जांच करते हो और पता चल जाता है अशुद्धियों को, तो ऐसी अशुद्धियों को कहते हैं तलपट। ऐसी अशुद्धियों को कहा जाता है तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियां। इन्हें तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां भी कहती है, क्योंकि जब तक ये अशुद्धियां ठीक नहीं होती तब तक ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। इस कारण से इनको तलपट पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धियां कहा जाता है। अब देखो ये कौन कौन सी ऐसी अशुद्धियां होती है जो तलपट पर प्रभाव डालती है। सबसे पहला है जोड़ की अशुद्धि, रॉन्ग कास्टिंग। यदि किसी सहायक बही का जोड़ गलत लग जाता है तो जब उस जोड़ की खतौनी खाते में जाएगी, आपने कोई सहायक, जैसे कि आपने परचेज बुक का जोड़ गलत कर दिया, तो उसका जो बैलेंस निकलेगा वो भी गलत निकलेगा, और वो गलत बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में आएगा तो आपका टोटल नहीं मिलेगा। तो उस खतौनी खाते में की जाएगी तो उस खाते का जोड़ गलत हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। जैसे क्रय बही का जोड़ 1000 से अधिक लग गया, जब इस जोड़ की क्रय बही में डेबिट में खतौनी की जाएगी तो तलपट का जोड़ भी 1000 रुपये से क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपका ट्रायल बैलेंस। सेकंड आती है पोस्टिंग टू द रोंग साइड, गलत पक्ष में खतौनी। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये आपके। यदि खतौनी करते समय डेबिट पक्ष की रकम को क्रेडिट में और क्रेडिट पक्ष की रकम को डेबिट में लिख दिया, उल्टा पलटी करके लिख दिया, तब क्या होगा, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। जैसे गोपाल से 2000 रुपए का माल खरीदा परचेज किया, ठीक है, परचेज किया तो इसको क्या करना चाहिए था, डेबिट। यदि खतौनी करते समय, पोस्टिंग करते समय या गोपाल के खाते में क्रेडिट की बजाय गोपाल के खाते में क्या करेंगे, हमने परचेज किया हमने, तो परचेज में तो डेबिट ठीक कर दिया, पर गोपाल के खाते में क्या करना था, क्रेडिट करना था, और कर क्या दिया, डेबिट। यानी कि परचेज भी डेबिट हो गया, गोपाल का खाता भी डेबिट हो गया, जबकि होना था क्रेडिट। तो क्या होगा, इससे गलत हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का जोड़ जो है अब कितना हो जाएगा, 4000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत रकम की खतौनी हो जाना, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। यदि खतौनी करते समय खाता बही में डेबिट क्रेडिट में कम या अधिक अमाउंट लिख दी जाए, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट बोल रहा है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट में या तो आप कम कर दो या फिर ज्यादा पोस्टिंग कर दो, तब भी क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। जैसे महेंद्र से 600 रुपए का माल खरीदा, इसे क्रय बुक में तो ठीक लिख दिया, लेकिन महेंद्र के खाते में क्रेडिट साइड में कितना लिख दिया, 600 की जगह 60 लिख दिया। कितना डिफरेंस आ गया, 540 का डिफरेंस आ गया। तो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस आपका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है किसी प्रविष्टि के एक पक्ष की खतौनी छूट जाना, कमीशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड एन एरर, ठीक है। पोस्टिंग अगर आप एक साइड की, ये कह रहा है एक पक्ष की खतौनी छूट जाना, जैसे इसको एग्जांपल के द्वारा करते हैं। जैसे कि राम से 500 रुपए प्राप्त हुए, राम से मिले, इसे रोकड़ बही में तो ठीक लिख दिए, एंट्री क्या करेंगे, राम से प्राप्त हुए, तो एंट्री यही करेंगे ना, कैश काउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री करेंगे हम। तो इसे कैश बुक में तो ठीक लिख दिए, ठीक है, पर राम के खाते में क्रेडिट पक्ष में खतौनी करना भूल गए। राम के अकाउंट में, जब राम का अकाउंट बनाया हमने यहां पर, तो यहां राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम बाय कैश अकाउंट लिखना ही भूल गए, तो क्या हो गया, टोटल नहीं मिलेगा। केवल एक खाते में दोहरी खतौनी करना, यह है 5वां पॉइंट। डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, एक ही अकाउंट में डबल पोस्टिंग कर देना। जैसे श्यामलाल से 500 रुपए प्राप्त हुए, एंट्री वही होगी, कैश काउंट डेबिट टू श्यामलाल। रोकड़ बुक में तो ठीक लिख दिया, परंतु श्यामलाल के खाते के क्रेडिट में 2 बार पोस्टिंग कर दी। 2 बार पोस्टिंग होगी तो क्या हो गया, वहां 500 रुपए ज्यादा हो गए तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है खाता बही के खातों के जोड़ करने तथा शेष निकालने में अशुद्धियां हो जाना, एरर ऑफ टोटलिंग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर। जब आप लेजर के अंदर जो अकाउंट बनाए हैं उनका टोटल करते हो, उनका बैलेंस निकालते हो, तो उस टाइम अगर कोई मिस्टेक हो जाती है
तो वही मिस्टेक ट्रायल बैलेंस में चली जाती है और ये मिस्टेक होने के कारण आपके ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है तलपट पर प्रभाव न डालने वाली, ये हमारी सेकंड टाइप की एरर आ गई। तलपट पर प्रभाव न डालने वाली अशुद्धियां, तलपट पर प्रकट न होने वाली अशुद्धियां, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। देखो, तलपट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य होता है लेखा पुस्तकों की जांच करना, परंतु तलपट के दोनों पक्षों का जोड़ आपस में मिल जाने का अर्थ ये आपको कभी नहीं लगाना चाहिए कि हाँ ट्रायल बैलेंस हमारा मिल गया है तो हमारे अकाउंट्स में किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं है। फिर भी मिस्टेक रह सकती है, ट्रायल बैलेंस का टोटल भी मिल सकता है और फिर भी मिस्टेक रह सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ एरर ऐसी होती है जिनका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसी एरर जिनका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसको कहा जाता है लिमिटेशन भी कह सकते हो। इन्हें तलपट की सीमाएं भी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इस चैप्टर में 2-3 ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मैं नोट करवा दूंगी, ये 4 मार्क्स में आएगा तो सीधा। इन्हें तलपट की सीमाएं भी कह सकती हैं, लिमिटेशंस। तो देखो ये कौन कौन सी लिमिटेशन है। भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना। यदि किसी लेन देन को जर्नल में या सहायक बुक में आपने कहीं लिखा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं लिखा, तो इसे कौन सी अशुद्धि बोलेंगे? भूल की अशुद्धि। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए तो ट्रायल बैलेंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है। अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। हिसाब की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन। यदि जर्नल या सहायक बहियों में किसी अशुद्ध राशि से लेखा हो गया, अगर आपने गलत अमाउंट से लिख दिया पर दोनों साइड ठीक लिख दिया तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेखा बही में खतौनी भी उतनी से राशि से होगी, जर्नल में भी उतनी राशि से लिखा, पोस्टिंग भी उस राशि से होगी, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम को 420 रुपए का मेल बेचा परंतु गलती से जर्नल में 240, 420 की जगह 240 अमाउंट लिखी गई और हर जगह 240 ही लिख दिया, तो इसका किसी अकाउंट पे फर्क नजर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल जाएगा। क्षतिपूर्ति की अशुद्धि, कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होती है? जब एक अशुद्धि द्वारा तलपट पर पड़ने वाले प्रभाव को दूसरी अशुद्धि समाप्त कर देती है। एक गलती का असर दूसरी गलती अगर ठीक कर देती है तो ऐसी अशुद्धि को कहा जाता है क्षतिपूर्ति अशुद्धियां, कॉम्पनसेटिंग एरर। एग्जाम्पल लेते हैं हमें, जैसे कि अनिल के खाते में 500 डेबिट करने की बजाय 50 कर दिए। अनिल के खाते में देखो डेबिट 500 डेबिट करने थे, 50 कर दिए, और सुनील के खाते में 50 डेबिट करने थे, 500 कर दिए। अगर ट्रायल बैलेंस में देखें तो ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ये मिस्टेक है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल देखें तो दोनों के अकाउंट में गड़बड़ हो रही है। इसके अनिल के खाते में कम हो गए और सुनील के खाते में ज़्यादा होगी, तो ये दोनों खाते गलत है, फिर भी आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल आपस में मिल जाएगा। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब किसी लेन देन का लेखा करते समय सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है तो इसको क्या कहेंगे? सैद्धांतिक एरर कहेंगे। इस प्रकार की अशुद्धि रकम गलत लिखने के कारण नहीं होती, बल्कि पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानना, ठीक है, या पूंजीगत आय को पूंजीगत व्यय मानना, इस तरह की जो गलती होती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एरर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्नीचर के क्रय को फर्नीचर खाते में डेबिट न करके, फर्नीचर जो है एक एसेट्स है तो उसको फर्नीचर अकाउंट में ही डेबिट करना था, बट इन्होंने किस में कर दिया? परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, जो कि एक गलत है, क्योंकि फर्नीचर क्या है? एक लॉन्ग पीरियड तक चलने वाली हमारी एसेट्स है, और लॉन्ग पीरियड तक चलने वाली एसेट्स पे जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और इन्होंने इस एक्सपेंडिचर को कौन सा एक्सपेंडिचर बना दिया? परचेज में लिखकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। तो इस कारण से ये क्या है? सिद्धांतों की गलती होने की वजह से मिस्टेक हुई है। फिफ्थ है
गलत खातों में खतौनी की अशुद्धि, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में अगर आप पोस्टिंग करते हो तो गड़बड़ हो जाती है। यदि प्रारंभिक लेखों में, पुस्तकों में खतौनी करते समय किसी गलत खाते में, खाता तो गलत है लेकिन सही पक्ष है, अगर पोस्टिंग कर दी जाती है तो इस अशुद्धि से तलपट के मिलान पर एरर है ये यहाँ पे, ठीक है। इस एरर का तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, राम को माल उधार बेचा किंतु इसे श्याम के खाते में डेबिट कर दिया। राम को बेचा था, श्याम के खाते में डेबिट कर दिया। ऐसी दशा में राम तथा श्याम दोनों के खाते गलत हो गए पर ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अमाउंट सही लिख दी, सही साइड लिख दी, खाते गलत हो गई है। अब आता है उचंते खाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट, ये मोस्टली अभी आपको इस चैप्टर के अंदर मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 ही बताए हैं क्वेश्चन, इन 3 में से एक आपका पेपर में फाइनली आ जाएगा। यदि तलपट में अंतर है, सस्पेंस अकाउंट क्या है, तलपट में ट्रायल बैलेंस में अंतर है तथा उचित जांच पड़ताल करने पर भी अशुद्धि नहीं मिल रही है, डिफरेंस है, डेबिट क्रेडिट का टोटल नहीं मिल रहा, आपने बहुत जांच पड़ताल कर ली फिर भी एरर नहीं मिलती है और अंतिम खाते भी आपको बहुत जल्दी तैयार करने हैं, तो तलपट के अंतर, दोनों पक्षों के अंतर को, जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को एक नया अकाउंट खोलकर उसमें डाल दोगे और एक नया अकाउंट खोलोगे, उसका नाम क्या दोगे, उचंती खाता, सस्पेंस अकाउंट कहेंगे इसको, ठीक है। यदि तलपट के डेबिट पक्ष का जोड़ अधिक है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। डेबिट ज्यादा है तो देखो अभी आपको बता देती हूँ, ये है आपका डेबिट और ये है क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं 80,000 टोटल आ रहा है और यहाँ 75,000 टोटल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा सस्पेंस अकाउंट 5,000 रुपये, ठीक है। इसको, ये साइड ज़्यादा है तो इसलिए इसको डेबिट बैलेंस कहेंगे, तो इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और अगर क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है तो जो आपका सस्पेंस अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उचंते खाते के शेष को ट्रायल बैलेंस में शामिल करके तलपट का मिलान कर, इस तरह से जो डिफरेंस होता है उसको सस्पेंस अकाउंट में डालकर ट्रायल बैलेंस मिला दिया जाता है और अगले वर्ष जैसे जैसे आपको एरर मिलती जाएगी, पता चलता जाएगा, ये आपका जो सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट क्रेडिट करके ठीक करते जाएंगे और सारी की सारी अशुद्धियां मिल जाने पर जो आपका सस्पेंस अकाउंट होता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। अब आता है कि उचंती, जो आपका सस्पेंस अकाउंट होता है उसको फाइनल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं। उचंती खाते में इसके बाद भी अगर शेष बच जाता, कोई बैलेंस बच जाता है तो इस शेष को बैलेंस शीट में ले जाया जाता है। अगर आपका सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसको एसेट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो इसको लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये अकाउंट बनाया जाएगा। अब इसका देखो, हम कहते हैं एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, तो इलिस्ट्रेशन हमारा है डीके गोयल की बुक का 7th इलिस्ट्रेशन। एक अनुभवहीन लेखापाल द्वारा निम्न तलपट तैयार किया गया, इसे सही प्रारूप में पुनः तैयार कीजिए तथा आवश्यक टिप्पणियां कीजिए, टिप्पणियां करनी है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन ए करेक्ट फॉर्म एंड गिव नेसेसरी नोट्स। तो देखो ये अकाउंट के नाम दे रखे, ऊपर देखो यहाँ डेबिट क्रेडिट भी दे रखा है पर ऊपर इससे इन्होंने ये दे दिया कि ये इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, यानी कि एक अनुभवहीन अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया। कौन कौन सी आइटम मैनेजर डाल लेते हैं, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, परचेज रिटर्न, कैश इन हैंड, मशीनरी, गुडविल, सेल्स, सेल्स रिटर्न, लोन फ्रॉम राम, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, बीआर, बिल रिसीवेबल, कैपिटल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कैरेज, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कोई नई आइटम नहीं आई है, तो चलो अब हम इसको
कॉपी में करते हैं। बच्चों अभी हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 7 को रीड किया है। अब हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का पहले परफॉर्मा बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट और यहाँ पर लेजर फेलो का पेज नंबर आएगा और ये डेबिट की आइटम होगी हमारी रुपीस में लिखेंगे और यहाँ क्रेडिट की आइटम होगी जिनको हम रुपीस के अंदर लिखेंगे। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी हर एक आइटम को। और क्वेश्चन में क्या रखा है कि टिप्पणी करनी है। टिप्पणी मीन्स उस बात को आपको जो भी आप पॉइंट ले रहे हो उसको आपको डिटेल में बताना भी है नीचे लिख कर कि इसको अगर डेबिट किया है तो आपने क्यों किया है, क्रेडिट किया है तो आपने क्यों किया है। तो सबसे पहला हमारा है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर एक एसेट्स है और एसेट्स को हमेशा और हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट। तो 12,200 डेबिट हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 9,200। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है एसेट्स है और एसेट्स को डेबिट किया जाता है इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे 15,600। परचेज, परचेज को हमेशा हमेशा डेबिट किया जाता है 53,500। परचेज रिटर्न, अगर आप परचेज को डेबिट करते हो तो परचेज रिटर्न को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न 2,100 है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपकी क्या है, एसेट्स है और एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट 11,000। मशीनरी भी आपकी क्या है, एसेट्स है और मशीनरी को भी डेबिट किया जाएगा, ये है 40,200। गुडविल आपकी क्या है, एसेट्स है और गुडविल को भी आप क्या करोगे, डेबिट करोगे 10,000 रुपीज। सेल, सेल्स आपकी क्या होती है, हमेशा और हमेशा क्रेडिट होती है, 86,200 क्रेडिट कर देंगे। सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो है क्या होती है, डेबिट होती है, 7,800 हम डेबिट कर देंगे। लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम राम, आपने लोन चाहे किसी से भी ले रखा हो, अगर लोन है तो वो क्या होगी आपकी, लोन मीन्स लायबिलिटी है, फ्रॉम लिखा हुआ है, लायबिलिटी का मतलब फ्रॉम, राम से लिया है, तो ये लायबिलिटी है 20,000 क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राम, आपने राम से जो लोन ले रखा है, राम फ्री तो देगा नहीं आपको, तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को आप क्या करते हो, डेबिट करते हैं, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, इसको शॉर्ट में BR कहा जाता है, ये एसेट्स है और इसको हम डेबिट डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, हमेशा ओनर की पूंजी है, ये कैपिटल साइड में लिखी जाती है, लायबिलिटी साइड में, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां आपको ध्यान देना है कि अगर इंश्योरेंस के आगे प्रीमियम लाइफ वर्ड दे रखा है तो इट मीन्स ये क्या है, आपकी ड्रॉइंग है, ये क्या है आपकी ड्रॉइंग। ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, घाटा है, कैपिटल कम हो जाती है ना इससे, तो इसको डेबिट में करेंगे। कैरिज, कैरिज कोई भाड़ा वगैरह दिया है तो वो आपका एक्सपेंसेस है, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, कैरिज के बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट
रिसीव्ड। अब देखो डिस्काउंट जो है 2 टाइप्स की होती है, डिस्काउंट आप ले भी सकते हो, डिस्काउंट दे भी सकते हो। जब आपको डिस्काउंट मिलती है तो आपके लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है, तो इसको क्रेडिट करते हैं, एक टाइप से इनकम ही है ये। और जब डिस्काउंट देते हो तो उस डिस्काउंट को कहा जाता है डिस्काउंट अलाउड। तो अगर अलाउड करते हो तब आपके लिए ये क्या है, एक टाइप की लॉस है, तो इसको डेबिट किया जाएगा अगर डिस्काउंट अलाउड है तो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक टाइप की आपकी एसेट्स ही है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जहां भी इन्वेस्ट कर रखा है उस पे आपको आय होगी तो आपके लिए फायदा होगा, इनकम है तो इनकम को क्रेडिट में लिखती है। तो ये हमारी अब तक सारी आइटम आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का। डेबिट साइड का ये हमारा सारा टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल बनता है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल बनता है हमारा, यहाँ टोटल करते हैं तो 1,76,800 बनता है, ठीक है। और अगर हम डेबिट का टोटल करते हैं इन सभी आइटम्स का, यहाँ तक डेबिट का टोटल करते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं डेबिट टोटल, ये बनता है 1,75,800। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 1000 का, ठीक है। तो ये 1000 कौन सा ज्यादा है, तो क्रेडिट का 1000 ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। जो साइड ज्यादा होती है, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस। तो इसको अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1,76,800 हमने क्रेडिट का लिख दिया। बट अब देखो डेबिट साइड जो है वो कम है, उसको किस नाम से लिखेंगे, तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे। और जो 1000 का डिफरेंस आया था, यानी कि जिस साइड कम है, डेबिट साइड कम है, तो उसमें डाल देंगे और फिर हम टोटल कर देंगे। जब अब देखो ये 1000 इसमें डालेंगे तो ये टोटल भी कितना हो जाएगा, 1,76,800 टोटल जो है बराबर हो जाएगा। अब आता है सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट में क्यों डाला है, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा थी 1000 और डेबिट साइड कम थी। तो दोनों साइड को बराबर करने या इस अकाउंट का टोटल मैच करने के लिए जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब देखो इसको कौन सा बैलेंस बोला जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट में लिखा गया है तो इसको कहा जाएगा क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह से डेबिट का ज्यादा है और क्रेडिट साइड लिखा जाता है तो जो साइड ज्यादा होती है वही बैलेंस होता है। या फिर आप याद रखने के लिए ये करो कि अगर मान लो डेबिट साइड लिखा है तो इसको बोलोगे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड लिखा है तो बोलोगे डेबिट बैलेंस। तो इस तरह से हमारा आज ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है और ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। समझ आया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।